हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी आर रिटर्न्स। अलग अलग जीएसटी रिटर्न्स के ऊपर बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न जितने तरीके की होती है, और इस वीडियो में हम बहुत ही समराइज फॉर्म में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हमारी जीएसटी आती है, जीएसटी रिटर्न जो होते हैं जीएसटी R1। जो जीएसटी R1 है वो आपको फाइल इसमें करनी पड़ती है, जो कि आपको दिखाती है सेल्स के बारे में। यानी कि जो भी आपने सेल्स करी है जिस महीने, वो आपको सारी इसमें दिखानी पड़ती है। इसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी की सारी आपको जो सेल्स की डिटेल है, ये आपको हर महीने की 11 तारीख तक फाइल करनी पड़ती है। और ये जो फाइल करनी पड़ती है वो पिछले महीने की सेल्स होती है। जैसे कि आपकी मार्च वाली जो सेल्स है वो आपको दिखानी पड़ेगी अप्रैल की 11 तारीख तक। ऐसे ही अप्रैल की जितनी भी सेल्स हुई आपको अप्रैल के महीने की, वो आपको दिखानी पड़ेगी मई की 11 तारीख तक। तो हर महीने की 11 तारीख तक आपको पिछले महीने वाली जो सेल्स हुई है वो दिखानी पड़ती है इस जीएसटी R1 में। और वो उनको दिखानी पड़ती है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि जिनकी कम है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है ना, जिनकी कम है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखी है, वो है QRMP स्कीम, यानी कि क्वार्टरली मंथली पेमेंट। जो आपकी मंथली है वो आप क्वार्टरली पे कर दोगे जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको ये हर महीने की 11 तारीख तक फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको क्वार्टरली फाइल कर सकते हो आप उसको। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया आपके लिए। तो ये चीज़ बढ़िया चीज़ है जो कि आपकी इस QRMP स्कीम में आती है। इस QRMP स्कीम में आपको, जैसे कि नाम से पता था, QRMP क्वार्टरली मंथली पेमेंट। मंथली तो पेमेंट करोगे टैक्स की, लेकिन रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। ये आपको बढ़िया मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं GST R2A। GST R2A जो रिटर्न होती है, इसमें आपको दिखाती है इनवर्ड सप्लाई जो आपने खरीदा है। लेकिन ये जो रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी पड़ती, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाती है आपके GST पोर्टल में। कैसे पॉपुलेट होती है? जो जिन्होंने GST R1 फाइल करी थी उसके हिसाब से GST R2A आ जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि C ने A को सामान बेचा, A ने B को सामान बेचा। अब A ने GST R1 फाइल करी होगी बिकॉज A ने सामान बेचा है। GST R1 फाइल करी होगी ना, बिकॉज A ने सामान बेचा है। बट C ने भी GST R1 फाइल करी होगी क्योंकि C ने भी सामान बेचा है। हाँ या ना? अब C ने भी GST R1 फाइल करी होगी, लेकिन B क्या करेगा? B कुछ नहीं करेगा, बिकॉज अगर सपोज करो B तो कस्टमर है, अगर B कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये अगर मुझे A को देखना है कि मैंने A ने सामान खरीदा कितने का था, तो A ने अगर ये देखना है कि इनवर्ट सप्लाई मेरी कितनी हुई थी, C से मैंने कितना सामान खरीदा था, तो उसका जो रिटर्न है वो GST R2 में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ GST R1 ऑफ C। क्योंकि GST R1 जो C ने फाइल करी होगी उतनी ही इनवर्ट सप्लाई A ने करी है। तो A के लिए वही GST R1 जिनने C ने फाइल करी है वो A के लिए क्या है? इनवर्ट। तो GST R1 के अकॉर्डिंग GST R2A शो हो जाएगा GST R1 ऑफ C के अकॉर्डिंग। तो A के पोर्टल में GST R1 के अकॉर्डिंग GST R2 शो हो जाएगा वहाँ पर। और GST R2 में वो देख सकते हैं A कि हाँ उसने क्या GST R1 सही फाइल करी है कि नहीं करी है C ने, तो वहाँ से करेक्शन हो सकती है। फिर आता है GST R2B। GST R2B आपको फ़ायदा देता है कि इसमें आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो इनवॉइस में, आपने कुछ गलती कर दी है, गड़बड़ हो गई है, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो इट प्रोवाइड्स एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एवरी इनवॉइस रिपोर्टेड। कोई भी इनवॉइस आपने कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पर आप ठीक कर सकते हो। ये आपको अवेलेबल हो जाती है 12th ऑफ एवरी मंथ। जैसे कि आपने ये फाइल करी 11th ऑफ एवरी मंथ है ना, तो आपको 12th ऑफ एवरी मंथ में ये आपको शो होने लग जाता है GST R2B। फिर आता है GST R2। GST R2 आपका फिलहाल के लिए सस्पेंड हो चुका है। पहले GST R2 था जो कि आपको इनवर्ट सप्लाई के लिए था, कि आपको इनवर्ट सप्लाई का भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। अब नहीं ऐसा, अब तो आपको सीधा GST R2A है ना, ये तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू पिछला जिन्होंने GST R1 फाइल करी थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अब ये ख़त्म हो चुका है। GST R2 अब नहीं है, पहले था। फिर आता है GST R3। GST R3 क्या है? देखो GST R जो 3 है ये भी सस्पेंड हो चुका है। पहले ये भी था। इसमें आपको एक समरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी।
ठीक है ना। तो GSTR जो 3 है वो ऐसी रिटर्न थी जिसमें आपको हर महीने फाइल करनी पड़ती थी, जिसमें आपको सब कुछ दिखाना पड़ता था कि आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की है, इनवर्ड की है, ITC कितना क्लेम किया, साथ में टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, टैक्स कितना पे किया, वो भी आपको दिखाना पड़ता था। अब ये सस्पेंड हो चुकी है, ठीक है, अब ये सस्पेंड हो चुकी है। यहाँ पर आप उसकी जगह आपको GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ती है। GSTR 3 भी ऐसी ही है जिसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है हर मंथली कि देखो मैंने ये आउटवर्ड सप्लाई करी, इतना ITC क्लेम किया, ये टैक्स लायबिलिटी मेरी है, ये मेरा सब कुछ है, सब कुछ ये आपको GSTR 3 भी कर दिया, GSTR 3 हटा दिया। और ये कब फाइल करनी पड़ती है? मंथली 20th ऑफ एवरी मंथ। जब भी 20th ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है ये पिछले महीने का होता है। देखो रिटर्न हमेशा अगले महीने फाइल करनी पड़ती है। तो ये 20th ऑफ एवरी मंथ का मतलब मान लेते हैं कि भाई वही चीज़ अप्रैल में आपकी जितनी भी सेल्स हुई उसकी रिटर्न मई की 20th पे फाइल करनी पड़ेगी। ये चीज़ इसका मतलब है। तो मंथली जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो 20th तक करना पड़ेगा, 20th ऑफ एवरी मंथ। और ये भी उनके लिए है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए नहीं, जिनकी 5 करोड़ से कम है उनके लिए तो QRMP स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, ठीक है। अब ये QRMP स्कीम पे डिटेल में फ़िलहाल के लिए मत जाना, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर एक समरी फॉर्म में सारी GST रिटर्न की फाइल बात कर रहे हैं। अगर आप QRMP की और चाहते हो तो आप उसको मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे क्या होती है वो। फ़िलहाल हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बात कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे GSTR4। GSTR4 क्या है? एक एनुअल रिटर्न है जो कि कॉम्पोजिशन डीलर को फाइल करनी पड़ती है। कॉम्पोजिशन जो टैक्स पे करते हैं ना उसके अंदर आती है। जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उनको फाइल करनी पड़ती है जो 30th अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग रेलिवेंट ईयर, मतलब कि जैसे आपका जो जिस साल आपने पूरी की पूरी मान लेते हैं 2018 में आपने जितनी भी आपने रिटर्न फाइल 2018 में बिजनेस करा वो 2019 की अप्रैल 30 तक आपको फाइल करनी पड़ेगी उसकी रिटर्न। तो वही लिखा हुआ है ऑफ फॉलोइंग रेलिवेंट ईयर, जिस साल आपने बिजनेस किया उस अगले साल 30 अप्रैल तक आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ी। ये आपने इट हैज़ रिप्लेस द GSTR 9A। पहले ये GSTR 9A में GSTR 9A था, कॉम्पोजिशन डीलर को जो अन्य रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी ना वो GSTR 9A था, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया GSTR 4 ने फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20। समझ आ गई बात। आगे है GSTR 5। GSTR 5 किन के लिए है? GSTR 5 है जो कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन है। कोई अगर नॉन रेजिडेंट यहाँ पर पर्सन है जिनको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई है वो अगर यहाँ पर आके बिजनेस कर रहा है तो उसको रिटर्न जो फाइल करनी पड़ती है वो होती है GSTR 5, और जो कि आपको हर महीने की 20th पे फाइल करनी पड़ती है। जैसे कि आपने अप्रैल में वो आया, अप्रैल में बिजनेस किया तो उसको मई की 20th तक फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न GSTR 5। सब कुछ समझ में आ रहा है। GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई होता है, GSTR 2 है ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, GSTR 2 खत्म हो चुका है, GSTR 2 भी अभी है, और GSTR 3 खत्म हो गया, GSTR 3 भी है। फिर हमने समझा GSTR 4, GSTR 5 और GSTR 5A भी होती है। ये GSTR 5A क्या है? एक समरी रिटर्न होती है आपको, समरी रिटर्न फॉर रिपोर्टिंग द आउटवर्ड सप्लाई एंड टैक्स पेबल बाय ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस। इसका क्या मतलब है? देखो GSTR 5A उनको फाइल करनी पड़ती है जो कि ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। यानी कि जो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, उनको फाइल करनी पड़ती है। और ये फाइल करनी पड़ती है उनको, जैसे कि कोई अगर सर्विस सप्लाई साथ उसको कर रहा है, जैसे कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको सप्लाई कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, या कोई लोकल अथॉरिटी को सप्लाई कर रहा है, उनको फाइल करनी पड़ती है। और ये 20th ऑफ एवरी मंथ को ही फाइल करनी पड़ती है, जैसे कि ये करनी पड़ती थी। ये रिटर्न तब भी फाइल करनी पड़ती है चाहे आपका नील क्यों ना हो, आपने कोई सर्विस सप्लाई तब भी नहीं भी करी है ना, तब भी आपको ये फाइल करनी पड़ेगी नील रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर GSTR 5 नील रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर करोगे, नॉन रेजिडेंट सप्लाई करेगा तभी फाइल करनी है यहाँ पर, लेकिन नील रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी 5A। समझ आ रही है बात। तो आगे बात करते हैं GSTR 6।
GSTR 6 आपको फाइल करनी पड़ती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वालों को। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर, जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू। तो वो बेसिकली ये वाले होते हैं, उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उनको भी अपनी सारी की सारी जितनी भी उन्होंने सर्विस सप्लाई करी है, टैक्स पे किया, तो उसको 13 और एवरी मंथ का मेरा जब भी मतलब आ गया नेक्स्ट मंथ आ गया कि उसको पिछले महीने, हमेशा पिछले महीने की रिटर्न अगले महीने फाइल करनी पड़ती है, तो 13 को करनी पड़ेगी। GSTR 7 आता है, GSTR 7 उनको फाइल करनी पड़ती है जो कि TDS डिडक्ट करवाते हैं। जो TDS डिडक्ट करती है अलग अलग अथॉरिटीज़, उनको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसकी ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 10 तारीख तक। आगे बात करें तो GSTR 8 होती है हमारी, जिनको ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको फाइल करनी पड़ती है, मंथली रिटर्न होती है भी। और वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि TCS कलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल दूँ वो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे होते हैं जो कि TCS कलेक्ट करते हैं अपने जितने भी उनके सप्लायर लिस्टेड है, और वो TCS उनसे जो सप्लायर होते हैं उनको पे करने के लिए, पे करने से पहले TCS कलेक्ट करते हैं, उनको जमा कराना पड़ता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर को, तो वो करनी पड़ती है। और वो उनको जो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी वो भी 10th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। GSTR 9 होती है, GSTR 9 होती है हमारे लिए मंथली रिटर्न, सॉरी एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न होती है जो कि हर एक टैक्सेबल पर्सन को, टैक्सेबल कोई भी पर्सन हो उनको फाइल करनी पड़ती है, एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन सप्लायर। कॉम्पोजिट सप्लायर के मैंने आपको पीछे बताया GSTR 4 है उनके लिए। GSTR 9A था, लेकिन पहले अब क्या है, GSTR 4 कर दिया उनके लिए, GSTR 4 फाइल करनी पड़ती है। उनको छोड़ के GSTR 9 हमें फाइल करनी पड़ती है। और ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर, अगले साल की 31 दिसंबर तक आपको फाइल करनी पड़ेगी। जिस साल आपने बिजनेस किया उसके अगले साल 31 दिसंबर तक आपको फाइल करनी है। समझ आ रही बात। GSTR 9 है, जैसे मैंने को बताया, ये कॉम्पोजिट सप्लायर के लिए था, मंथली रिटर्न, सॉरी एनुअल रिटर्न, देखो लिखा हुआ ना, इट इज कम, ये सस्पेंड हो चुकी है फिलहाल, कॉम्पोजिट टैक्स पेयर के लिए था, लेकिन अब सस्पेंड हो गई है। ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है उनको GSTR 4 में, फाइनेंशियल 1920 से सब सस्पेंड हो चुकी है। फिर GSTR 9C भी आता है। 9C होता है रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, मेल जोल करने के लिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू बी फाइल फॉर ऑल टैक्स पेयर हुज टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड होती है उसको रिकॉन्सिलेशन, तालमेल करने के लिए, मिलाने के लिए कि सही फाइल करी है कि नहीं करी है, उनको फाइल करनी पड़ती है। और ये सर्टिफाइड करवानी पड़ती है CA, किसी CA से या CMA से ऑडिट करवा के। और इसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग रेलिमेंट। जैसे कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी तो उसको एक रिकॉन्सिलेशन करवाने के लिए आपको GSTR 9C भी फाइल करनी पड़ेगी, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। GSTR 10 क्या है, GSTR 10 होती है जिसको टैक्सेबल पर्सन जो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है उनको ही लिए होती है। इसको फाइनल रिटर्न बोलते हैं, आखिरी रिटर्न। जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है उसको आखिरी में ये GSTR 10 फाइल करनी पड़ेगी। इसकी ड्यू डेट क्या है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। यानी कि आपका डेट, जिसके डेट को कैंसिलेशन ऑर्डर आया या फिर जो कैंसिलेशन जब हुआ, उन दोनों में से जो भी डेट पहले आ रही है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करनी पड़ेगी। और आखिरी में आता है हमारा GSTR 11, आखिरी GSTR 11। GSTR 11 क्या है, ये उनको फाइल करनी पड़ती है जिनके पास, जिनको इशू करा गया है यूनिक आइडेंटिटी नंबर इन ऑर्डर टू गेट अ रिफंड। ये क्या मतलब है, देखो यूनिक आइडेंटिटी नंबर, UIN नंबर खासकर उनको मिलता है जो कोई, जैसे कि एम्बेसी होती है, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन होते हैं, देखिए मल्टीलैटरल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको ये क्या मिलता है, UIN नंबर मिलता है, जिससे वो GST जो पे करते हैं वो रिफंड भी मांग सकते हैं, उनको रिफंड भी हो सकता है। बट जिसको GST नंबर मिलता है, GST की मैं वीडियो बना चुका हूँ, खासकर जो भी GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लगता है उसको GSTI नंबर मिलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उनको ये नहीं मिलता कि वो रिफंड मांग सके टैक्स का, लेकिन जिनके पास ये नंबर होता है वो रिफंड मांग सकते हैं। तो ये उनके लिए रिटर्न है, ये GSTR 11 उनको फाइल करनी पड़ती है, जितना भी उन्होंने
अपनी सेल्स वगैरह करी है। और इट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड, जो भी इन्होंने इनकी डिटेल क्या है, इनवर्ड सप्लाई वो जिन्होंने रिसीव हुई है, एंड रिफंड क्लेम जिन्होंने रिफंड क्लेम किया उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है इनको। और इसकी ड्यू डेट क्या है, इसकी जो ड्यू डेट है फाइल करने की वो है 20th ऑफ एवरी मंथ, मेरा मतलब है नेक्स्ट मंथ 20th ऑफ एवरी मंथ को इसको फाइल करनी पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको दिखाना पड़ता है उनको इनवर्ड सप्लाई जिन्होंने जितना भी खरीदा और जितना उन्होंने रिफंड मांगा। तो आई होप ये सारी की सारी मैंने आपको GST-R जितने भी GST रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये समराइज वीडियो थी, डिटेल में इसकी अभी जा सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको हर एक रिटर्न के बारे में बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।